दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज देख रहे हैं आपके लिए। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के नेता नजरे आलम ने RSS के प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ शामिल होने को लेकर के सवाल उठाया है। AIMIM के नेता नजरे आलम ने मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के संघ कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर के सवाल उठाते हुए कहा कि क्या अब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र कुमार सिंह विश्वविद्यालय में नागपुर की पाठशाला चलाएंगे। वहीं MIM के नेता नजरे आलम ने कहा है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत का मिथिलांचल में लगातार दौरा हो रहा है। इस बार का दौरा उनकी ऐसी जगह हुआ है जो प्रशिक्षण संस्थान है मिथिला विश्वविद्यालय, और जो उस जगह पर इनका पाठशाला चलता है वो भी नफरत की पाठशाला। ये कहते हैं कि हम मोहब्बत की पाठशाला चलाते आए हैं, लेकिन इनका लगातार दौरा नफरत की पाठशाला चलाने के कह रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि महिलाओं के कपड़े को लेकर के बाबा रामदेव के बयान के विरुद्ध बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवारवाद दायर कराया गया है। CGM कोर्ट में सोमवार को बाबा रामदेव पर पक्की सराय चौक निवासी एक राजू नैयर ने परिवारवाद दायर कराया है। आरोप है कि महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी भारतीय संस्कृति और फिर महिलाओं का अपमान है। परिवाद को स्वीकृति करने के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 दिसंबर की तिथि तय की है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में महिलाओं पर अपनी कथित टिप्पणी के लिए सोमवार को खेद व्यक्त किया और माफी मांगी। उन्होंने दावा किया है कि महिलाओं पर की गई उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया। और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। चुनावी मैदान में उतरे सभी दलों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। समस्तीपुर पहुंचे विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि कुर्नी में बीजेपी जीत रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के पास अब कोई वोट बैंक नहीं है और उनकी हैसियत मात्र 1000 वोट की है। किसी भी जाति और धर्म के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार के पास अब कोई वोट बैंक नहीं रहा। जब समता पार्टी का गठन हुआ था तब उसे लवकुश की पार्टी मानी जाती थी। नीतीश कुमार अकेले सत्ता का सुख भोगते रहे हैं और पार्टी के बाकी लोग वनवास में रहे। जिस तरीके से राजा दशरथ के बेटे श्री राम ने वनवास काटा, ठीक उसी तरीके से बिहार की जनता भी वनवास काट रही है। जनता अब नीतीश कुमार से मुक्ति चाहती है। बिहार के किसी जाति और फिर धर्म के लोग अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते हैं। मोकामा की जनता ने ये बता भी दिया कि नीतीश कुमार की हैसियत सिर्फ 1000 वोट की है। कुर्नी में भी पूरा जनमत बीजेपी के साथ आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि अररिया की आरती के जीवन में नए रंग भर चुके हैं। जिंदगी के नए सिरे से शुरुआत करने के लिए उसने बड़ा कदम उठाया। जब प्रेमी छोटू की हत्या के बाद उसके घर पर रह रही आरती ने छोटू के भाई से शादी करके पूरा जीवन छोटू के परिवार को समर्पित कर दिया। शुक्रवार को हुई शादी की खबर जैसे ही लोकल यूट्यूबर्स को मिली, दर्जन भर से ज्यादा लोग उसके घर पहुंच गए। तीखे सवाल लेकर के पहुंचे इन यूट्यूबर्स और फिर आरती के बीच तीखी झड़प भी हुई। आरती के पति मनु से गाली गलौज भी हुई। सभी वीडियो अब किसी सनसनीखेज खबर की तरह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारे जा रहे हैं जो वायरल हो रहे हैं। प्रेमी छोटू की हत्या के बाद कई दिनों तक चर्चा में रही आरती की शादी की खबर सुनते ही यूट्यूबर्स की फौज उसके घर पहुंच गई। आरती से तीखे सवाल करने लगे। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ये सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम देने लगे। काफी नोक-झोंक के बाद आरती ने इनके सवालों का जवाब दिया। एक यूट्यूबर ने पूछा है कि 5 महीने पहले छोटू की हत्या के बाद आपने कहा था कि आप अपने प्रेमी की विधवा बनकर के रहेगी, लेकिन 5 महीने के भीतर ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसा फैसला ले लिया है और शादी कर ली है। इस सवाल के जवाब में आरती ने कहा कि वो समय क्या था ये सभी जानते हैं, आप सभी लोग देख ही रहे हैं। मानसिक रूप से डिप्रेशन हो गई थी। घर समाज के लोगों की राय सहमति से ऐसा हुआ है। मैंने छोटू के भाई से शादी की है। जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार सबको है। दोस्तों बात करते हैं कि मुकबधिर बच्चों की बीमारी अब लाइलाज नहीं है, यानी कि जो बच्चे गूंगा है, बोल नहीं पाते हैं, अब उनका भी इलाज होगा। जी हाँ, और इसमें ज़्यादा
पैसा भी नहीं लगेगा, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। अत्याधुनिक तकनीक से बच्चों की मुक्केबाजी दूर की जा सकती है और इसके लिए अभिभावकों को अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने होंगे। बिहार की राजधानी पटना में कार्यरत कहते हैं कि सरकार और कई गैर सरकारी संस्थाएं ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए फंड की व्यवस्था कर रही है। डॉक्टर अभिनीत के अनुसार मुक्केबाजी बच्चों के लिए ADRP के तहत इलाज की व्यवस्था की गई है। बिहार झारखंड में मुक्केबाजी बच्चों की दिव्यांगता दूर करने के लिए चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पूरी तरीके से फ्री इलाज का प्रावधान किया गया है। यदि कोई बच्चा पीड़ित है तो फिर उसके अभिभावक फ्री में परामर्श और फिर मार्गदर्शन ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के 12 लोग चयनित हुए हैं। इसमें मैथिली ठाकुर का नाम भी शामिल है। इन सभी कलाकारों को अगले माह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथों ये पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिए जाएंगे। जब पैनोरमा ग्रुप के MD संजीव मिश्रा ने पैनोरमा परिवार की ओर से अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले सभी चयनित लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दिया है। उन्होंने कहा कि संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड के लिए चयनित सभी कलाकारों को जिन्होंने राज्य और फिर देश का सम्मान बढ़ाया है, उन सभी कलाकारों को शुभकामनाएं और फिर उनकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बता दूं कि संगीत नाटक और फिर नृत्य के क्षेत्र में पिछले 3 साल के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में प्रदेश के यानी कि बिहार के 12 कलाकारों का चयन हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हैं। जब बिहार में प्रशांत किशोर जन स्वराज पद यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार से लोग बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। यही नहीं, लोग नीतीश कुमार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार बिना सुरक्षा के, बिना सरकारी अमले के गाँव में पैदल नहीं चल सकते हैं। अफसरशाही भ्रष्टाचार चरम पर है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, अफसरशाही सिर पर सवार है। अगर 2014 की बात करें तो उसके बाद से 2017 के नीतीश कुमार में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। यह अंतर जमीन आसमान का है जो नजर भी आता है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद तो लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन 2020 में चुनाव हारने के बाद भी वह कुर्सी पर बने रहे। जब वे भारतीय जनता पार्टी के साथ होते हैं तो फिर उन्हें बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की याद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही भाजपा से अलग होते हैं तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते हैं। बिहार की बदहाली पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जिन गाँव और फिर पंचायत में मुझे जाने का मौका मिला वहाँ पर पलायन काफ़ी बड़े स्तर पर हुआ है और ये एक बड़ी समस्या है। गाँव से तकरीबन 60% युवा बाहर जा चुके हैं। नीतीश कुमार की विफलता इससे बड़ी क्या हो सकती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। बिहार में गरीबी और फिर बेरोजगारी की बड़ी वजह बड़ी संख्या में लोगों का भूमिहीन होना है। आंकड़े बताते हैं कि 58% लोगों के पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है। वही देश के आंकड़ों की बात करें तो ये 38% है। दोस्तों बात करते हैं कि अपने 4 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से इस बात पर जोर देकर कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू है। साथ ही उन्होंने बिना किसी धर्म विशेष का नाम लिए कहा कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। दरअसल RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दरभंगा के नागेंद्र स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि RSS का सपना सबको एक साथ जोड़ना है। उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भारत बने जिसमें RSS की जरूरत ही ना पड़े। साथ ही मोहन भागवत ने RSS से जुड़ने की अपील करते हुए कहा है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही है, भले ही वह वर्तमान में किसी और फिर धर्म से जुड़ा हो, क्योंकि सबके पूर्वज हिंदू ही थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विपक्ष से लेकर के सत्ताधारी दल के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा समेत सरकार की सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी इस बात को कह चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खुले मंच से कहा कि राजधानी पटना में सबसे अधिक शराब की बिक्री होती है। जब सीएम नीतीश कुमार के इस बयान पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने हमला बोला है। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि मुख्य सचिव और DGP के अलावा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में रहते हैं तो फिर शराब माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने शराबबंदी को गरीबों के लिए अहितकार बताते हुए कहा कि शराबबंदी अगर नहीं संभल रही है तो फिर नीतीश कुमार को इसे वापस ले लेना चाहिए। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि बिहार में कौन लोग शराब बेच रहे हैं, इसका सबूत सरकार के पास अगर है तो फिर दिखाएं। मुख्यमंत्री ने खुद भले मंच से कहा कि पटना में सबसे अधिक शराब का कारोबार होता है और अच्छे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा में सुधार को लेकर के की गई सख्ती का असर दिखने लगा है। अब बिहार की शिक्षा विभाग में सुधार तो देखने को मिल ही रहा है, इसके अलावा काम में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के गोपालगंज शिक्षा विभाग से निकल करके सामने आ रहा है, जहां लगभग आधा दर्जन लोगों की हत्या कर दी गई है। दरअसल छपरा शिक्षा विभाग के आरडीडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोपालगंज शिक्षा विभाग के आधा दर्जन लिपिकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सभी निलंबित लिपिक को बंगरा डाइट और सिवान शिक्षा विभाग से संबद्ध किया गया है। जब निलंबित किए गए लिपिकों पर आरोप है कि उनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती गई और फिर उसके साथ ही शिक्षकों के निलंबित वेतन भुगतान को लेकर के इसके द्वारा समय पर कार्यों का निस्तारण नहीं किया गया है। इसी आरोप को लेकर के एक साथ सभी लिपिकों पर यह कार्रवाई हुई है। दोस्तों बात करेंगे कि आखिरकार बिहार की राजधानी पटना में एयरटेल ने अपनी 5G सेवा को लॉन्च कर ही दिया है। यह कंपनी की ओर से विधिवत इसका ऐलान भी कर दिया गया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि अभी पटना के 8 इलाकों में इस सेवा को लॉन्च किया गया है। ग्राहकों को 5G सेवा का लाभ लेने के लिए सिम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यह कंपनी के CEO ने बताया है कि जिन लोगों के पास 5G युक्त स्मार्टफोन है वह आसानी से इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। हालांकि 4G सेट में ये सुविधा मिलेगी या नहीं, इस पर अभी संयम बरकरार है। जब पटना में सभी जगहों पर अभी एयरटेल 5G सेवा को लॉन्च नहीं किया गया है, मात्र 8 स्थानों पर कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर पटना में कौन कौन सी जगह पर 5G सेवा शुरू हुई है। तो सबसे पहले पटना एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, पटना साहिब गुरुद्वारा, डाक बंगला और मोड़ लोक, बोरिंग रोड, बेली रोड, सिटी सेंटर मॉल और पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया कंपनी की ओर से कहा गया है कि इन क्षेत्रों में, इन इलाकों में 5G सेवा लॉन्च की गई है। यह कंपनी की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक अवधि में अभी इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो फिर अगर आपके पास 5G सपोर्ट वाला हैंडसेट है यानी कि मोबाइल है तो बिंदास होकर के इंटरनेट का मजा लीजिए, बाद के दिनों में शुल्क देना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार जिला के मनिहारी और अहमदाबाद प्रखंड की सीमा पर गंगा और महानंदा नदी के क्षारण से बना गोगाबिल झील बिहार में समृद्ध आर्द्र भूमि का क्षेत्र माना जाता है। 218 एकड़ में गोगाबिल झील फैला हुआ है। इसमें करीब 72 एकड़ को सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाता है। वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा झील की सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना तैयार की गई है। प्रवासी पक्षियों के लिए जलीय आवास एवं अनुकूल भौगोलिक स्थिति ही नहीं बल्कि झील में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जलीय वनस्पति भी प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। प्रवासी पक्षियों में नार्दर्न लेपविंग तथा आस्प्रे को छोड़ करके अन्य बत्तख प्रजाति की प्रवासी पक्षी शाकाहारी प्रवृत्ति की होती है। झील के ऊपर और फिर पानी की गहराई में उगने वाली जलीय वनस्पति को प्रवासी पक्षी बड़े चाव से खाती है। जहाँ सोबार खाजा की मोटी पत्ती वाली घास प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा भोजन है। साइबेरियन पक्षी सहित अन्य यूरोप के अन्य देशों से 8000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करके प्रवासी पक्षी गोगाबिल झील पहुंचे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए सरकार ने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। एम्बुलेंस संचालक का जिम्मा निजी कंपनी को टेंडर के माध्यम से दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो हर चीज में सेटिंग है। यह पहुंच पैरवी की बदौलत असंभव काम को भी संभव बना दिया जाता है। टेंडर में बड़े स्तर पर सेटिंग की बात सामने आती है। यहाँ तो टेंडर के गोपनीय कागजात मार्केट में घूमते हैं, जहाँ खुलासा होने के बाद भी जांच का दिखावा किया जाता है। जांच के नाम पर मामले को दबाने की कोशिश भी की जाती है। टेंडर फाइनल होता नहीं और फिर गोपनीय कागजात पब्लिक डोमेन में आ जाता है। जब राज्य स्वास्थ्य समिति के एक टेंडर की पोल अब के सत्ताधारी दल राजद के विधायक ने ही खोल दी है। 4 महीने बीत गए, ना तो आज तक जांच पूरी हुई और न ही नया टेंडर हुआ। राजद विधायक ने कहा है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब वे अपने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से इसकी शिकायत करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि सीएम नीतीश कुमार काफी नर्म हो गए हैं। आए दिन इसका झलक किसी न किसी सार्वजनिक कार्यक्रम को देखने को मिल रहा है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के सॉफ्ट होने को लेकर के भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव ने जोरदार तंज कसा है। नवल किशोर ने कहा है कि अब तो उनको सभी के कदमों में झुककर ही रहना होगा, तभी सरकार चलेगी। भाजपा के एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार में अब बदलाव तो आ ही जाएगा। अब वो सही मायने में परिवर्तन की जगह पर आ गए हैं, जहां अब इनका अहंकार भी चूर होगा और अभी मुख्यमंत्री भी बहुत व्याकुल हैं, जहां उनकी व्याकुलता भी शांत होगी। हकीकत यह है कि सीएम नीतीश कुमार खुद के जाल में
खुद फंसते जा रहे हैं, इसीलिए वे अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। नवल किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार पर न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद के पक्ष का भी दबाव है। एक तो वे राजद के साथ गए हैं, इसका दबाव है। दूसरा जो सीएम का खुद का कोर नेटवर्किंग है, उसमें भी कोई भी इनके साथ नहीं है। वे लोग समय के साथ है, ये सारे लोग नीतीश कुमार को दबा रहे हैं। इस कारण सीएम नीतीश वापस से इनका विश्वास जीतने के लिए इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ हम आज सफलता की एक और कहानी आपके लिए लाए हैं। इस कड़ी में आज की कहानी बिहार के एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने करीब 1 दशक तक जिस विश्वविद्यालय में चपरासी के रूप में काम किया, वहीं उसने पढ़ लिख करके प्रोफेसर का पद हासिल करके एक मिसाल कायम कर डाली है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले कमल किशोर मंडल की, जिन्होंने अपनी यात्रा से कई लोगों को प्रेरित किया और आगे भी करते रहेंगे। जब बिहार के इस व्यक्ति को 2003 में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, जिस कारण उन्हें बिहार के मुंगेर जिले के एक कॉलेज में नाइट गार्ड की नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आपको बता दूं कि उन्होंने इस नौकरी को ज्वाइन करने से पहले राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की थी। हालांकि ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई, जो राज्य में रोजगार के अवसरों की कमी की ओर इशारा करता है। बाद में उन्हें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय यानी कि TMBU में अंबेडकर के विचार और फिर सामाजिक कार्य विभाग में भेज दिया गया। 5 साल ड्यूटी पर बिताने के बाद उन्हें चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि मंडल का जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की महत्वाकांक्षा थी, इसलिए उन्होंने प्रस्तावित विषयों पर शोध किया और फिर विश्वविद्यालय से अनुरोध किया है कि उन्हें आगे अध्ययन करने की अनुमति दी जाए, यानी कि पढ़ने की अनुमति दी जाए। जी हाँ, यूनिवर्सिटी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में अंबेडकर थॉट एंड सोशल वर्क से MA किया। उन्होंने कड़ी मेहनत और फिर समर्पण के माध्यम से एक अच्छी रैंकिंग के साथ अपनी डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने PhD करने के लिए भी विश्वविद्यालय से अनुमति मांगी, लेकिन कुछ सालों तक इसे स्वीकार नहीं किया गया। फिर साल 2012 में TMBU ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें PhD की डिग्री हासिल करने की अनुमति दे दी। अगले ही साल मंडल ने PhD कार्यक्रम में दाखिला लिया और फिर 2017 में अपनी थीम्स भी जमा किया। दोस्तों बात करते हैं कि रांची में दहेज मामले में आरोपी एक युवक को गिरफ्तार करने गई बिहार पुलिस की टीम पर हमला किया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की जमकर की पिटाई कर दी। यह घटना रांची के कांके थाना इलाके के मिल्लत कॉलोनी इलाके की बताई जा रही है। जहां दरअसल बिहार के सिवान पुलिस की एक टीम रांची के कांके थाना इलाके के मिल्लत कॉलोनी में सोमवार को दहेज मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी। जहां सिवान पुलिस ने युवक को उसके घर से कुछ दूर पहले ही सड़क पर देख करके गाड़ी में जबरन बैठाने लगी, जिसके बाद लोगों द्वारा इसका विरोध शुरू कर दिया गया। इस दौरान इस धरपकड़ के दौरान काफी हो हल्ला हुआ। बताया जा रहा है कि शोर सुनकर के स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो पर सवार तीनों पुलिसकर्मियों को पकड़ करके पिटाई शुरू कर दी और इसकी सूचना कांके थाना पुलिस को दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले ब्रोकरों ने नदी की धार एवं नाले की सरकारी जमीन तक को बेच डाला है। अब इन्हें खरीदने वाले इस नदी की धार और फिर नालों की जमीन पर आलीशान आशियाना यानी कि घर बना करके मझधार में फंस गए हैं। यह नदी की धार में घर बनाने वालों को नगर निगम ने खाली कराने का नोटिस थमा दिया है। ऐसे में इस धार एवं नाले की जमीन पर घर बना करके रहने वाले 10,000 से अधिक परिवारों का हाथ पांव फूल गए हैं। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब वे अपने परिवार के साथ कहाँ जाएं। जब नगर निगम की प्रमुख सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन ने शहर से होकर के गुजरी प्रमुख नालों एवं नदियों की धार को अतिक्रमण मुक्त करने का निर्णय लिया है। जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने प्रथम चरण में 3 प्रमुख नालों पर ही से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में 2 दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ पार्टी के तमाम नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जहां इस दौरान चिराग पासवान ने अपने पिता को दिवंगत रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद केक काट करके पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। जहां वहीं पार्टी के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर चिराग पासवान ने अपने नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है। सन 2000 में रामविलास पासवान ने इस पार्टी की नींव रखी थी और लगातार हमारी पार्टी मजबूती से काम कर रही है। हमने अपने शुरुआती दौर से वंचितों शोषितों को आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि जब जब मेरे नेता को जो जिम्मेदारी मिली है उन्होंने बखूबी रूप से निभाया। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि हवाई जहाज के सफर को तेज और फिर आरामदायक माना जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग दूसरे देशों में जाने के लिए हवाई यात्रा को ही चुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में कई ऐसे भी देश हैं जहां एक भी एयरपोर्ट मौजूद नहीं है? ऐसे ही देशों के बारे में अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में सफर करने के लिए दो साधनों का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसमें एक समुद्री रास्ता जिसमें बड़े जहाज़ों से सफ़र किया जाता है, जबकि दूसरा सबसे पॉपुलर माध्यम हवाई मार्ग है। इसे अधिक आरामदायक माना जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग दूसरे देशों में जाने के लिए इसी रास्ते को चुनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां एयरपोर्ट ही नहीं है? यहाँ हम आपको इन देशों के नाम बताएंगे जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोरा देश के बारे में। स्पेन और फ्रांस के बीच बसा ये छोटा सा एंडोरा देश है जो यूरोप से पायरेनीज पहाड़ियों से सटा हुआ है। जहाँ ये देश पूरी तरीके से पहाड़ों पर बसा हुआ है, जहाँ जिसकी ऊंचाई करीब 3000 फीट है। दूसरे नंबर पर लिechtenstein देश के बारे में बात करते हैं। जहाँ लिechtenstein प्रिंसिपैलिटी भी पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है। इसका एरिया 160 स्क्वायर किलोमीटर तक है, जहाँ लिechtenstein का पूरा परिमाप 75 किलोमीटर तक है। इसकी जटिल लोकेशन के कारण यहाँ पर एयरपोर्ट संभव नहीं है। यहाँ आने के लिए बस या फिर कैब के जरिए ज़ुरिक एयरपोर्ट तक जाने का एकमात्र उपाय है, जो करीब 120 किलोमीटर दूर है। तीसरे नंबर पर द वेटिकन सिटी है। यह द वेटिकन सिटी को दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। इस देश का एरिया 0.44 स्क्वायर किलोमीटर तक ही है। यह देश रोम के बीच बसा हुआ है। यह देश ना तो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है और ना ही हवा मार्ग से। हवाई यात्रा करने के लिए लोगों को सियामपिनो एयरपोर्ट जाना पड़ता है। चौथा नंबर पर मोनाको प्रिंसिपैलिटी है। मोनाको प्रिंसिपैलिटी देश भी बिना एयरपोर्ट के है। हालांकि यह देश अन्य देशों के साथ रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। इस देश की आबादी लगभग 40,000 है। यहाँ भी एयरपोर्ट की साधन नहीं है। ये एयर सर्विस के लिए अपने पड़ोसी देश नाइस से मदद लेता है। पांचवें नंबर पर सैन मारिनो है। सैन मारिनो जो कि इटली से घिरा हुआ है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये भी ना तो समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है और ना ही हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों बात करेंगे कि दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में भले ही भारत के 2 कारोबारियों के नाम ना हो, लेकिन साल 2022 में हजारों करोड़पतियों ने देश को छोड़ दिया है। ये आंकड़ा इतना ज्यादा है कि दुनिया के टॉप 3 में देश का नाम शुमार हो गया है। हैंडले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के उन 3 देशों में शामिल है जहां से करोड़पतियों का पलायन सबसे ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा पलायन रूस और उसके बाद चीन से हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से 8000 करोड़पतियों ने साल 2022 में पलायन किया है। वहीं सबसे ज्यादा आंकड़ा रूस से निकल करके सामने आया है। वहां से इस साल 15,000 करोड़पतियों ने पलायन कर लिया है। चीन का नंबर दूसरे नंबर पर है। वहां से साल 2022 में 10,000 करोड़पति छोड़ के देश चले गए। इससे पहले कोविड-19 महामारी ने इस प्लान को कुछ समय के लिए स्लो कर दिया था, लेकिन हाई नेटवर्क वाले देशों ने फिर से विदेशों में बसने का फैसला कर लिया है। हाई नेटवर्थ लोगों में उन्हें शामिल किया जाता है जिनके पास $1 मिलियन यानी कि उससे ज़्यादा संपत्ति होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का ये आउटफ्लो चिंता का विषय नहीं है। इसका कारण है कि भारत देश छोड़ने वाले नुकसान की तुलना में कहीं अधिक नए करोड़पति पैदा करता है। यह रिपोर्ट्स के अनुसार संपन्न लोगों के भारत लौटने का चलन भी है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होने के बाद अमीर भारत में दोबारा वापस आ सकते हैं। रिपोर्ट में उम्मीद की गई है कि 2031 तक भारत हाई नेटवर्क वाली इंडिविजुअल पॉपुलेशन में 80% का इजाफा करेगा, जो इस अवधि के दौरान उसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते वेल्थ मार्केट में से एक बना देगा। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश को सरकार अंतिम सांस ले रही है। अंतिम समय में गंगा जल की जरूरत पड़ती है, इसीलिए नीतीश सरकार ने गंगा जल योजना के तहत गंगा जल की व्यवस्था कर ली है। आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार का जाना तय है, जबकि जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए राशि उपलब्ध करा रही है, परंतु राज्य सरकार राशि की लूट खसोट में लगी हुई है। पंचायत के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का 17,000 करोड़ रुपए हर घर नल जल योजना पर खर्च कर दी गई है। यह योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। जल जीवन हरियाली योजना में भी लूट खसोट जारी है। इसी तरीके से 4,000 करोड़ रुपए की लागत से गंगा जल योजना के नाम पर लूट की योजना तैयार की गई है। धान खरीदारी का काम लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस कारण पैक्स के माध्यम से किसानों की धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है। सरकार की गलत नीति के चलते बिहार में नगर निकाय चुनाव नहीं हो पा रहा है।
दोस्तों बात करते हैं शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का पटना आना और तेजस्वी यादव से मिलना बिहार और महाराष्ट्र के आम लोगों की समझ से परे अप्रत्याशित घटनाक्रम था, जहां दोनों की मुलाकात इस हफ्ते ही हुई। और इस घटना का न केवल बीएमसी चुनाव के लिए बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ा राजनीतिक प्रभाव है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का मानना है कि देश में राजनीतिक बाधाएं गिर रही है और युवा नेता आम राजनीतिक प्रतिद्वंदी भाजपा को हराने के लिए उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा न केवल राजनीतिक दलों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी राजनीतिक विरोधी है। यदि आप राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े को खंगालेंगे तो फिर साल 2021 में देश में प्रति 1 लाख लोगों पर 12 लोगों ने आत्महत्या की है। उनमें से अधिकांश कम आय वाले लोग, मजदूर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, निम्न और फिर मध्यम वर्ग के लोग हैं। वे आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है केंद्र की गलत वित्तीय नीतियां। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में नोटबंदी लेकर आई जिसने निम्न और फिर मध्यम वर्ग के लोगों की कमर तोड़ दी, जब वे इससे बाहर नहीं आए हैं और इसीलिए वे भाजपा सरकार के खिलाफ हैं। महंगाई उच्चतम स्तर पर है और केंद्र सभी संपत्तियों को निजी कंपनियों को बेच दे रहे हैं। आम लोगों का जीवन अब बेहद कठिन है। अगर 2024 के बाद 5 साल तक ऐसी स्थिति ही बनी रही तो फिर कुछ भी हो सकता है। लोग हिंसक रूप से विद्रोह कर सकते हैं। आप गरीब लोगों को मौत घाट नहीं उतार सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि घर में गणेश जी की प्रतिमा सहित नवरात्र में व्रत रखने से चर्चा में आई उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की भाजपा नेत्री रूबी आसिफ खान ने एक बार फिर से अजीबोगरीब बयान दिया है। रूबी आसिफ खान ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध सम्मेलन से हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला है। जहां बहुत मुस्लिम उस जनसभा में शामिल होने गए थे जिन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समुदाय के लोग समझते जा रहे हैं कि भगवान श्री राम ही हमारे पैगंबर थे। रूबी ने कहा है कि सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। योगी आदित्यनाथ के आगमन से प्रबुद्ध सम्मेलन में मुस्लिम समाज के लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम की गूंज सुनकर के वे भी खुश हैं। रूबी ने कहा है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम हुई है उसे आज मुस्लिम समाज के लोग धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। सनातन धर्म ही एक धर्म है जहां सारे लोग हिंदू थे, मुसलमान बनाए गए। नीचे से आकर के सबको ये मान लेना चाहिए कि हम सब एक हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आज ये मुस्लिम लोग जान गए हैं हमारे पैगंबर जो थे वह श्री राम थे और कोई नहीं थे। जी हाँ, ये कहना है रूबी का। रूबी ने कहा कि कुछ लोगों को ये नजर आ गया है कि कोई भेदभाव नहीं है और सब एक है। ये हिंदुस्तान है, सबको मिलजुल करके रहना है, सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है, भारत का नाम रोशन करना है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान और अल्लाह को मानती रहूंगी और मैं हमेशा ऐसे ही नमाज और पूजा अर्चना करती रहूंगी। इससे पहले भी ये लोग मेरे खिलाफ फतवा जारी कर चुके हैं और मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकी दे चुके हैं। मेरे और मेरे परिवार को कुछ भी हो सकता है। मेरे द्वारा पूर्व में भी जिला प्रशासन को इसकी लिखित में शिकायत दी गई थी, लेकिन परिवार को आज तक कोई भी सुरक्षा नहीं मिली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन अपराध की घटनाएं निकल करके सामने ना आती हो। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला बिहार के कैमूर जिला से निकल करके सामने आया है। यहाँ एक नाबालिग के साथ टीचर सहित 2 लोगों ने गंदी हरकत को अंजाम दिया। दरअसल कैमूर के अधोरा पहाड़ी की आदिवासी समाज की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ गलत काम हुआ है। बताया जाता है कि छात्रा घर से शौच करने के लिए निकली थी। इसी दौरान उसे 3 लोगों द्वारा बहला फुसला करके सुनसान जगह पर ले जाकर के गंदी हरकतों को अंजाम दिया। इस गंदी हरकतों में बच्ची का स्कूल टीचर भी शामिल था। इधर इस घटना को लेकर के परिवार वालों का आरोप है कि बच्ची को 4 लोगों द्वारा बहला फुसला करके अगवा कर लिया गया है। इसके बाद गलत काम किया। वहीं कुछ देर बाद प्राइमरी स्कूल का टीचर वहां पहुंचा तो फिर चारों भाग गए। चौंकाने वाली बात यह है कि टीचर ने छात्रा को बचाने के लिए खुद अपनी हवस का शिकार बना लिया और फरार हो गया। इसके बाद बच्ची रोती बिलखती घर आई तो फिर सभी लोग दंग रह गए, जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश सरकार के सभी मंत्रियों की चल अचल की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर सभी मंत्रियों को पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 31 दिसंबर तक हर हाल में संपत्ति का ब्यौरा जमा कर दें। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से सभी मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा लिया जाता है, जिसे सार्वजनिक भी किया जाता है। मुख्यमंत्री खुद भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। जहाँ संपत्ति का ब्यौरा कैबिनेट सचिवालय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी कराया जाता है। सभी मंत्री अपनी पत्नी और फिर उन पर परिजनों बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपते हैं। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के निर्देश के कई मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा बनाने में जुट भी गए हैं।
ब्यौरा में नगद, बैंक में जमा राशि, वाहन, आभूषण से लेकर के मकान और भूमि आदि की जानकारी देनी होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दिनों सरकार में हैं और वे नीतीश कुमार के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं, लेकिन खुद तेजस्वी यादव को यह लगता है कि वे पूरी तरीके से शासन में नहीं आए हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि खुद तेजस्वी यादव का कहना है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया है जो सियासी मायनों में खास माना जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीज को अंकुरित होने के लिए भूमिगत रह करके अंधेरे में खामोश रहना पड़ता है ताकि वे अपने कठोर आवरण को तोड़े अंकुरित हो सके। इस पोस्ट के अगर सियासी मायने को देखें तो फिर तेजस्वी यादव ने बताने की कोशिश की है कि वे अभी उस मुकाम को पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाए हैं जो वो करना चाहते हैं। इस पोस्ट के जरिए तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं कि वे अभी खामोश है, यानी कि तेजस्वी अभी अंकुरण काल से गुजर रहे हैं और बाद में जब वे अंकुरित हो जाएंगे तब जाकर के उनकी पहचान बनेगी। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव इस तरीके की पोस्ट पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार का पोस्ट खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सरकार में आने के बाद पहली बार उनका इस तरीके का पोस्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आने के बाद से शायद अधिकारियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि अधिकतर कार्यक्रमों के दौरान नीतीश कुमार वहां मौजूद अधिकारियों से ये वादा कराते हैं कि अमुक काम करेंगे ना। यही नहीं, वे अधिकारियों को मंच पर तलब करके उनसे शपथ दिलवाते हैं कि इस अमुक काम को वे ईमानदारी पूर्वक करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये फंडा अपनाए जाने से अधिकारियों के बीच अब खुद को अपमानित किए जाने की भावना उत्पन्न होने लगी है। हालांकि सरकार के सामने अधिकारी कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन दबी जुबान ये चर्चा होने लगी है कि या तो नीतीश कुमार को अधिकारियों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है या ये फिर मुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें जलील किया जाने लगा है। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री का काम है कि वे अधिकारियों को टॉक्स दे और अधिकारी उसे पूरा करे, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये शपथ दिलवाया जाना एक तरह से अधिकारियों को अपमानित किए जाने के समान है। जहाँ कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव के द्वारा अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाता था, ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करने लगे हैं। अभी पिछले ही दिनों मद्य निषेध दिवस के मौके पर पटना में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और फिर एसएसपी महाराज सिंह ढिल्लों को मंच पर बुलाकर के यह शपथ दिलवाया है कि वे पटना में दारू बंद करवाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार के आदेश अनुसार अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते ही रहते हैं और उस दिशा में कठोर कार्रवाई भी करते रहते हैं। इसके बावजूद भी उनको मंच पर बुला करके सार्वजनिक रूप से कार्रवाई किए जाने का दिशा निर्देश दिया जाना एक तरह से अपमानित किए जाने के समान है। यही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को मंच पर से ही निर्देश देते हुए कहा है कि असली धंधेबाज को पकड़ करके जेल में भेजिए, हर विभाग से शराबबंदी को लेकर के ये प्रचार प्रसार कराइए। उन्होंने मंच से पुलिस और प्रशासन से जुड़े अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि इस अभियान को और तेज गति से बढ़ाइए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा बदलाव के दौर से गुजर रही है। नीतीश कुमार से अलग होने के बाद भाजपा एक लाख चलो की राह पर है। युवा नेताओं को पार्टी आगे कर रही है, जब पार्टी में वैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है जिनकी छवि नीतीश विरोधी है। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पोस्टरों से चेहरे भी बदले जा रहे हैं। जब पहले पोस्टर में नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और इसके अलावा संजय जायसवाल, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन नए पोस्टर में संजय जायसवाल के अलावा विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की तस्वीर लग गई है। जब कुशवाहा जाति से आने वाले सम्राट चौधरी का पार्टी में कद लगातार बढ़ता जा रहा है। सम्राट चौधरी को विधान परिषद में विरोधी दल का नेता बनाया गया है। आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जदयू में रह चुके हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए थे। मांझी प्रकरण में सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था। बाद में सम्राट चौधरी भाजपा में शामिल हो गए थे, जब फिर नीतीश कुमार भी एनडीए में आ गए। नीतीश कुमार के विरोध के चलते लोकसभा और फिर विधानसभा में सम्राट चौधरी को टिकट नहीं मिली थी। बाद में भाजपा कोटे से विधान परिषद गए और पंचायती राज मंत्री बनाए गए। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार 29 तारीख को थम गया है। गुजरात में सत्ता पाने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग होगी, जबकि 93 सीटों पर 5 दिसंबर को चुनाव होगा। सत्ता का सिक्सर लगा चुकी बीजेपी 7वीं बार आने के लिए जोर लगा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार में ताकत झोंके हुए थे। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी के हाथ
सत्ता की बाजी लगेगी या फिर कांग्रेस के हाथ में सत्ता की चाबी होगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ये पहली बड़ी परीक्षा है। 6 चुनाव से कांग्रेस यहां विपक्ष में है और फिर इस बार प्रचार में गांधी परिवार भी पहले के चुनाव की तरह सक्रिय नहीं है। जब पिछले 5-6 चुनावों से यहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधी मुकाबला होता था। पिछले 5-6 चुनावों से यहां बीजेपी और फिर कांग्रेस में सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव में खड़े हैं। जी हां, क्या इस बार गुजरात में कांग्रेस की किस्मत बदलेगी या फिर आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में होने का असर होगा? इन तमाम सवालों का जवाब देश जानना चाहता है। ऐसे में सी वोटर ने फाइनल ओपिनियन पोल किया है। ओपिनियन पोल गुजरात में सभी 182 सीटों पर किया गया। इसमें से 19,271 लोगों की राय ली गई। ये ओपिनियन पोल 22 नवंबर से 28 नवंबर तक किया गया। इस ओपिनियन पोल में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। सी वोटर ने ओपिनियन पोल में गुजरात की जनता से पूछा है कि गुजरात में किसे कितनी सीट मिल सकती है। इस सवाल के चौंकाने वाले जवाब मिले हैं। जब सर्वे में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। जब गुजरात में कुल 182 सीट है, जहाँ गुजरात में 182 सीट में से बीजेपी 134 से 142 सीट जीत सकती है। जी हाँ, जब कांग्रेस 28 से 36, आम आदमी पार्टी 7 से 15, अन्य 0 से 2। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।